सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो बाकी बच्चे आप लोग आपका चैट में अटेंडेंस भेज दो सो दैट आई विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट। ओके, चलो पहले तो हमने कल देखा कि ब्लड और उसके फंक्शंस, ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स एंड उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। आज हमें देखना है समथिंग रिलेटेड टू द हार्ट। जो भी मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी एंड उसका मूवमेंट की मीन्स कौन सी चीज कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रही है या कहाँ पे आ रही है, उसका पाथवे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको ओवरऑल हार्ट का डायग्राम प्लस वर्किंग दोनों ही समझ में आएगा। हार्ट का डायग्राम अलग एक्सप्लेन करके वर्किंग अलग एक्सप्लेन करना नॉट एट ऑल फ्रूटफुल, और आप लोग कंफ्यूज भी हो गए। कुछ कंपोनेंट्स बता देती हूँ। हमारा हार्ट क्या है? मैमेलियन हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्स अब कौन कौन से, और आपको देखना कैसे है कि इस डायग्राम में वो 4 चेम्बर्स कौन से हैं। दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहां भी कर्सर है उस पे ध्यान देना आप लोग, राइट एट्रियम जहां लिखा है, सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज 1 चेम्बर। और ये चेम्बर कहाँ तक रहता है? ये जो वॉल्व आपको दिया हुआ है, ये जो लाइनिंग दी हुई है, यहां तक आपका एक चेम्बर रहेगा। उसी के जस्ट नीचे वेंट्रिकुलर वॉल्व रहेगा, वेंट्रिकुलर चेम्बर यानी राइट वेंट्रिकुलर। अभी ये जो हार्ट पोजीशन है ये आपका फ्रंट हार्ट है, मींस आप सामने वाले पर्सन का जो हार्ट देखते हो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ओके, सो इसको जब आप फिट करोगे तो आपका जो राइट साइड है, जो इसका राइट साइड है, वो एक्चुअली आप लोगों का लेफ्ट है। दैट इज द रीजन लेबलिंग भी ऑपोजिट की हुई है। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, अब ये लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर्स हो गए आपके। ये तो इजी पार्ट है। देन उनसे कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स, ब्लड वेसल्स, थिक ब्लड वेसल्स। यही रीजन है कि इनके पास थिक ब्लड वेसल्स के कनेक्शंस हैं। अभी इनका कनेक्शन इसलिए है क्योंकि यही वो वेसल्स हैं जो बार बार क्या लेकर आएंगे? ब्लड लेकर भी आएंगे हार्ट के पास एंड देन ट्रांसफर भी करेंगे टू द बॉडी। ओके, अभी आ जाओ लेफ्ट साइड, जो डिस्क्रिप्शन है मैं उन्हीं में से आपको पढ़ाऊंगी। अभी क्या लिख रहे हैं दिस पॉइंट, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, दे आर सेइंग कि ये क्या है? दे आर सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। अभी मींस ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जो हैं एक सेप्टम के थ्रू ये डिवाइडेड है। ये हो गया आपका सेप्टम। दिस काइंड ऑफ सेप्टम जो यहाँ पे दिख रहा है ये इनका डिवीजन पार्ट है। उसके बाद कह रहे हैं इनके डिवीजन, सेम चीज यहाँ पे वो भी लिखा है कि उनके सेक्शंस की वजह से पहले तो हार्ट का लेफ्ट एंड राइट में डिवीजन हुआ, उसके बाद वॉल्व, दिस काइंड ऑफ वॉल्व, इनके वॉल्व की वजह से इस पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सल्कस की वजह से उनका अप एंड डाउन सेक्शन में भी डिवीजन हो गया। इस तरीके से 4 डिविजन्स हो गए। देन इनके पास यानी राइट एट्रियम में 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है। फर्स्ट इज सुपीरियर वेना कावा विच इज रिटन हियर, और नेक्स्ट है इंफीरियर वेना कावा। अभी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का मेजर फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पार्ट, एंड उसको कहाँ पे लेकर आना है? राइट एट्रियम में लेकर आना है। अगर ये वेन सॉरी ये ब्लड वेसल बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट पे लेकर आ रही है तो इसमें कौन से टाइप का ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे यानी आपके राइट एट्रियम में, आपके राइट साइड, नाउ यू हैव टू इमेजिन विथ योर बॉडी, आपके राइट साइड वाला जो एट्रियम पार्ट है वहां पे क्या आ रहा है? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी कह रहे हैं एक चीज और, मीन्स इसमें वैसे बहुत सारी चीजें लिखी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही हाईलाइट करवा रही हूँ। दूसरी चीज, यस मैम, इंसानों के पास एक ही पंप रहेगा ना फिर इसके लिए, मतलब सिर्फ हार्ट ही पंप करते हैं या कोई और भी ऑर्गन पंप करता है फिर? नो बच्चे, सिर्फ हार्ट, ओनली हार्ट, नथिंग एल्स। ओनली वन पंप इज देयर, एक ही कार्डियक मसल भी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ट, दैट्स इट। ओके, यस, आई वाज सेइंग कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इससे रिलेटेड आपको पैरेलली बताऊंगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे स्प्रेडेड इंफॉर्मेशन बहुत है, मैं आपको सिर्फ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब आपको ये चीज पता चल गई है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद वो पुश करेगा टुवर्ड्स दिस साइड, वेंट्रिकल साइड। जब पुश करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो खुल जाएंगी।
तो यानी ये पर्टिकुलर जो चेम्बर है पहले तो एक्सपैंड होगा कलेक्ट करने के लिए, एंड देन वो पुश करेगा टुवर्ड्स वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल्व और ये सारी चीजें हैं ये खुल जाएंगे, ये वॉल्स जो है वो खुल जाएंगी, एंड फिर जैसे ही पूरा ब्लड यहाँ पे आ जाएगा ये बंद हो जाएंगी। ताकि क्यों बंद होना जरूरी है? ताकि वो वापस से एट्रियम में ना जा सके, प्रेशर वहां पे नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज वापस चला गया तो बैक फ्लो हो जाएगा, बैक फ्लो करना ही नहीं है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगा? टुवर्ड्स लंग। लंग के पास भेजना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसमें या ना के बराबर है। तो लंग के पास क्यों जाएगा? बिकॉज रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पार्ट अब याद करो, वही वो ब्लड है जो एल्वियोलाई में जाके गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। अंडरस्टूड? कि सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा ब्लड कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में डालेगा, थ्रू वॉल्व, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व वो पास ऑन होगा, पास ऑन होके विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये कहाँ चले जाएंगे? टुवर्ड्स लंग। आपका एक काम हो गया। दूसरा, अब आपका बेसिकली क्या हो रहा है? अब लंग से मींस लंग से एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पे भी तो एक दूसरा कनेक्शन है जहां पे डिसॉल्व हो रहा है। तो जब ऑलरेडी ब्रीदिंग के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद एक्चुअली पल्मोनरी वेन्स क्या करवाते हैं? आपके लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड लेकर आ रहे हैं। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से ये कलेक्ट होगा, कलेक्ट करने के लिए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा इस सेक्शन को। ठीक है, जब एक्सपैंड करेंगे तब कौन कौन से होंगे? एक्चुअली आपके मिट्रल वॉल्व्स जो हैं वो हेल्प करेंगे। ये एक चीज हो गई, इनका हेल्प है किसके लिए? चेम्बर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, एंड देन फिर से वो पुश करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जब पुश करेंगे तो इस सेक्शन में दो वॉल्व्स दिए हुए हैं। दो वॉल्व्स इसलिए दिए हैं यहाँ पे क्योंकि इनका इसका क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब ये कलेक्ट करेगा तो ये दोनों क्लोज रहेंगे, जैसे ही इसके पास आएगा तो ये पर्टिकुलर मिट्रल वॉल्व तो क्लोज रहेगा, एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ एओर्टा वो कहाँ भेज देगा? टू होल बॉडी। होल बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसीलिए तो आगे रेस्पिरेशन होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आप लोगों ने अब तक क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आर्टरीज क्या करती हैं? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड वेन्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, राइट? यही सबने सुना है। बट Yes, ma'am. हार्ट के केस में दो ऑपोजिट केसेस हैं। आपका पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है टुवर्ड्स लंग, एंड पल्मोनरी वेन्स क्या ला रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं टुवर्ड्स हार्ट। टुवर्ड्स हार्ट आई एम सेइंग, नॉट टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स हार्ट। कॉन्सेप्ट अभी समझना ध्यान से। सो हार्ट के केस में एक ही एक्सेप्शन है, यू ऑल कैन राइट एंड हाईलाइट ऑल्सो। पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअली क्या करेगा? it will take deoxygenated blood from heart to lungs, and pulmonary veins will take oxygenated blood from lungs to heart. ये एक चीज हो गई, ठीक है? तो ये आपके ओवरऑल हार्ट का फंक्शन। अब ये जो पर्टिकुलर हार्ट का फंक्शन है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। वॉल्व का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि क्या क्या है, ठीक है? ये ओवरऑल 4 वॉल्व्स है। आई एम नॉट श्योर पल्मोनिक कहीं लिखा है या नहीं। ओके, इट इज रिटन। देखो यहाँ पे पल्मोनिक एक्चुअली जब पल्मोनरी आर्टरी की तरफ भेजना होगा, जब ब्लड को लंग्स की तरफ जाता है, तब ये वॉल्व इनको कवर करके रखते हैं। तो 4 वॉल्व आपको ध्यान रखना है, 4 चेम्बर्स ध्यान रखना है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो समझ में आ गया, इनको एक्चुअली ट्रिगर कराएगा कौन? मींस कैसे आप कराओगे ट्रिगर, या फिर कैसे वो सारी चीजें हो रही हैं? सो लेट मी शो यू अनदर फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में एक्चुअली आपके ओवरऑल वर्किंग मींस कैसे वो सारी चीजें हो रही है उसके बारे में है। पहला है ऐसे नोड, मींस ये नोड्स की रिक्वायरमेंट है। यस Ma'am, can you take the page upward in the diagram upward? विच पार्ट? दिस वन? What is SA node? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट मैं आपको वही बता रही हूँ। देखो मैं वापस यहीं पे लेकर आई हूँ इन ऑल द नोड्स। ये जो पार्ट है ना, मैं आपको यही एक्सप्लेन करा रही हूँ कि एक्चुअली वो ऐसे नोड्स क्या क्या करवा रहे हैं। अभी एक पॉइंट, जो भी पर्टिकुलर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, पहली चीज ये, इट इज मेड अप ऑफ मसल। पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग रखो। तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना है कि कैसे वो प्रॉपर बीटिंग होगी।
पहला ये है कि वो क्या कर रहे हैं, मसल से बने हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो मसल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब तक नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए एसए नोड है, एसए यानी साइनो एट्रियल नोड। अभी साइनो एट्रियल फुल फॉर्म आपको बताया, ठीक है। साइनो एट्रियल के बाद आपको ध्यान रखना है किसका, इसके लोकेशन का। अब मैं वापस आपको लोकेशन के पास लेके जा रही हूँ, सीधा लोकेशन, ठीक है। ये एट्रियम में है, साइनो एट्रियल नोड। इसका काम है, इसको बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर एक्चुअली इनिशिएट करवाता है इम्पल्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको इनिशिएट कराएगा। अगर वो इनिशिएट होगा तभी हार्ट की बीटिंग भी इनिशिएट होगी। उनको ट्रिगर करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो ट्रिगरिंग इफेक्ट देता है एसए नोड। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट नोड का काम। दूसरी चीज एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और या कह रहे हैं उसको पेस सेटर। अभी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे है पहले ये देख लो, एवी नोड। एवी नोड का लोकेशन दिखा, यानी ये क्या है, पेस सेटर। पेस सेटर मतलब इनिशिएट कराने के बाद उसका जो कंटिन्यूअस साइकिल है, जो बीटिंग, जो हार्ट बीट होता है, बीट होना मींस इस वॉल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, या कंटिन्यूअस रिदमिक बैलेंस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उसको इसे मेंटेन करवाना है। दैट इज डन बाय एवी नोड। देन कम्स बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स। अभी पर्किंजे फाइबर्स जो है आपके हार्ट के वॉल्स में रहते हैं, यानी आपका हो गया बंडल ऑफ हिस इस जगह पे प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। एंड जो आपके पर्किंजे फाइबर्स है ना, वो हर जगह प्रेजेंट है। ये जो थिक वॉल्स दिख रहा है, ये जो डार्क कलर का शेड किया है, ये जो वॉल्स हैं इनमें पर्किंजे फाइबर्स हैं। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये फाइबर हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाना और रिलैक्स करवाना, स्ट्रेच करवाना, ये स्ट्रेचेबिलिटी देते हैं, बेसिकली इलास्टिसिटी दे पा रहे हैं। दूसरा, ये पर्टिकुलर बंडल ऑफ हिस की रिक्वायरमेंट क्यों है, यहाँ पे ही क्यों रिक्वायरमेंट है। अभी एक चीज, जब भी ब्लड पूरी बॉडी से इस चेम्बर में आ रहा है, पूरी बॉडी से एक साथ यहाँ पे आ रहा है, इस कंडीशन में ये भी एट्रियम है, यहाँ भी ब्लड रिसीव होता है, बट ये सिर्फ लंग से आता है, यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी से आता है। तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे ओवरऑल फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इधर के जो वॉल्व्स होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, उनको थिक एंड स्ट्रांग होना जरूरी है। और फोर्स अगर यहाँ पे ज्यादा आएगा तो उनको एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। इसीलिए एक्स्ट्रा फाइबर्स उनके वॉल्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक फ्लो में ब्लड आए और वो फिर रप्चर करके चला जाए। ओके, आपको चेम्बर मेंटेन करवाना है, तो जहां पे फोर्स ज्यादा है वहां पे एक्स्ट्रा हैंड की रिक्वायरमेंट है। उस फोर्स की वजह से दरवाजा पूरा बंद रखना पड़ेगा। तो वो बंद क्यों रखेंगे, ताकि वो फोर्स वो बेयर कर पाए। दैट इज द रीजन बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे एक्स्ट्रा हैंड है इनके लिए, इन वॉल्व्स को कवर करने के लिए, और कह लो ब्लड को वहां पे स्टॉप करने के लिए, ओवरफ्लो ना हो, प्रॉपर रिदम में वो चलता रहे। तो ये जो ओवरऑल, यस मैम इसके अंदर एक जस्ट पूछना था कि ये जो वॉल्व अगर स्टॉप कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे मतलब उनके बीच में बहुत छोटा सा स्पेस पड़ा हुआ है, तो वो आपको बेटा वो डायग्राम बनाने के लिए दिखाया हुआ है, वो एक्चुअली कंप्लीटली क्लोज हो जाता है इन रियलिटी। पूरा बंद हो जाता है मतलब राइट, एकदम। हाँ, क्योंकि वो ओके। सिस्टमैटिक फ्लो करना है तो वही बंद हो जाता है। अब ये जो पूरा जो छोटा स्पेस दिखा है ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे क्या होता है, जब भी एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ब्लड जाता है तो क्या क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। अब वो ये इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है तो रिदमिक फोर्स बना क्रिएट करवाता कौन है, एवी नोड कराएगा, यानी रिदम क्रिएट करवाता है। तो वही रिदम होता है जो आपका हार्ट बीट जो आपको सुनाई देता है। दैट इज व्हाट कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड सॉरी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो वो मैम जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है उस वही आपका हार्ट बीट है जो आपको सुनाई देता है। यस, मैम फिर हम लोग तो हार्ट बीट को कंट्रोल भी कर सकते हैं नो, क्योंकि तो कैसे कर मैम सकते हैं। मैम क्योंकि जब अगर कोई आदमी डर जाता है तो एकदम से वो ऐसे बहुत नहीं, फास्ट वो बीट आप करता है। नहीं करते। दैट इज हार्ट रेट, हार्ट बीट नहीं है वो। हार्ट बीट मींस ये जो पंपिंग मैकेनिज्म के लिए सिस्टमैटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है, दैट इज योर हार्ट बीट। डिफरेंस समझ लो, ये हो गया आपका हार्ट बीट। हार्ट रेट हो गया इसका जो ओवरऑल टाइम है ना, कितना टाइम में कितना बीटिंग हो रहा है, दैट इज योर रेट। वो इंक्रीज और
डिक्रीज होता है, जरूर होता है, क्योंकि ओवरऑल ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। ब्रीदिंग बढ़ जाएगी तो आपका हार्ट बीट फास्ट फास्ट करने लगेगा। क्यों? उतना ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि उस इमरजेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें अब कनेक्टेड है। आई होप आपको रेस्पिरेशन समझ में आया है, इसीलिए ये बात भी समझ में आई कि क्यों ये मैम ब्रीदिंग स्लो एंड फास्ट होंगी। यस, मतलब बीट फिर उसकी एक यूनिट हो गई, मतलब मीन्स राइट, करेक्ट, एक ऑब्वियसली, वो सिंगल होगा, जब धड़केगा तो यानी वो बीट हो गया, और करेक्ट, बीट करेक्ट, पर मिनट वो चेंज हो जाएगा कभी भी उसका। करेक्ट, करेक्ट। यस, निखिल। Ma'am, is the electrical impulse behave same as the charge in electrical gadgets? Means if we say their characteristics, so are they same? नॉट एग्जैक्टली उतना सेम नहीं है। रीजन इज उतने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। रीजन ये है, हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में आयंस के चैनल बने रहते हैं, तो हमें कभी चार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती। यार चार्जिंग इज नथिंग बट आर फूड, जो अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, जो हम फूड प्रोसेस करते हैं, जो फ्यूल हम लेते हैं, वो इनफ डाइजेशन कर देता है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस फ्लूइड नेचर है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है दैट इज ऑलवेज इन फ्लूइड फॉर्म। सेल के बाहर मैट्रिक्स देखो तो फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड है, कोई ना कोई फ्लूइड सब्सटेंसेस ब्लड बॉडी सिक्रीट करती ही रहती है, तो उसकी वजह से कंडक्शन जो है इजी हो जाता है। तो उतने ज्यादा जो आप पावर की बात करो, इट्स वेरी हाई पावरफुल, उतने पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट डेफिनेटली थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएट करवाने के लिए। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई कैनॉट से इन द यूनिट की कितना है, जैसे आप वोल्ट और इन सब के बात करो तो कितना वोल्ट हमारे नॉर्मल पावर है, हमारा 220 वोल्ट है लगभग। हमारा जो नॉर्मल कमर्शियल पावर है उतना उतना नहीं होता, नॉट एट ऑल। यस भाव्या। मैम, हम जब मतलब हार्ट बीट जब होती है तो वो ऑल ओवर बॉडी सेम होती है ना? राइट, ऑल तो ओवर फिर बॉडी इन जब द सेंस। डॉक्टर को मतलब चेस्ट रीजन वगैरह में, ओके, ओके। तो फिर जब किसी डॉक्टर को चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर वो पूरी चेस्ट पे और बैक पे क्यों चेक करता है हार्ट बीट? ओके, देयर अ डिफरेंस बच्चे। चेस्ट और बैक पे चेक करने का रीजन होता है वो दैट्स अ मेडिकल रीजन। अगर आप फ्रंट में डॉक्टर चेक कर रहे हैं आपके, अगर लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट और ऑलमोस्ट सेंटर में अगर वो फ्रंट में चेक करते हैं तो वो आपकी हार्ट बीट स्पेसिफिक है कि नहीं वो देखते हैं। और अगर वो आपके बैक में चेक करते हैं तो वो आपकी ब्रीदिंग साउंड जज करते हैं। दैट इज डिफरेंट, बोथ हैज डिफरेंट प्रिंसिपल। वो ऐसा तब होता है जब आप बहुत बीमार पड़ते हो, यू हैव सम काइंड ऑफ कॉमन कोल्ड एंड कफ, तो आपकी हार्ट बीट के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग भी चल रही होती है, एंड वो आपको सांस लंबी लेने को और छोड़ने को कहते हैं। इफ यू हैव नोटिस्ड, सबने किया होगा, सबके साथ हुआ भी होगा, राइट? डॉक्टर 2 मिनट के लिए आपको कहते हैं सांस लंबी लो, छोड़ो, एंड साइमल्टेनियसली बैक के साइड वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। तो वहां पे लंग्स का वीजिंग साउंड होता है। अगर वीजिंग साउंड आया ना तो ऐसा उनको अंदाजा लग जाता है कि इन्फेक्शन जो है ज्यादा है। इट मीन्स वाटर कंटेंट इज हाई इन द लंग्स और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं है, वो जज करने के लिए। एंड जो सामने लेते हैं वो हार्ट बीट की अभी करंट कंडीशन क्या है, हार्ट रेट ज्यादा है कम है, दैट्स द थिंग। वो डिफरेंस अलग अलग पर्पस के लिए। मैम यस। मैम इसमें एक जस्ट पूछना था कि जो बूढ़े लोग रहते हैं, जो फार्मूला ड्राइवर रहते हैं, जो फार्मूला रेसिंग के अंदर रहते हैं, मतलब अगर बूढ़े लोगों को वो चला दिया, मतलब उस कार में बिठा के चला दिया तो तुरंत मर जाते मैम वो, लेकिन वो फार्मूला ड्राइवर को कुछ नहीं होता। सो मैम वो हार्ट रेट का फर्क आता है ना उसमें, तो वो क्या बर्दाश्त नहीं कर पाते कि बूढ़े लोग, या फिर वो मतलब उन किसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है फिर? ओके, दैट इज समथिंग बच्चे माइंडसेट के ऊपर है। इट्स नॉट कि कैपेसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं, आपको किस चीज की कितनी आदत है। फॉर्मूला रेसिंग कार या कोई भी पर्सन जो काफी क्या बोलते हैं डेंजरस सिचुएशन में रहते हैं, उन्होंने एक दिन में डेंजरस सिचुएशन नहीं देखी है। एवरीडे प्रैक्टिस, लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर, देन उनका माइंडसेट वैसा हुआ है। आपको अचानक से इतनी डेंजरस सिचुएशन में दे देंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप। प्लस वो बूढ़े लोग हैं तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो नॉर्मल सिचुएशन ही बहुत डिफिकल्ट है, सो इट विल बी सुपर डिफिकल्ट फॉर देम। दैट्स द सिचुएशन की उनका मे बी उनकी डेथ होगी या हार्ट अटैक होगा या फिर एनी काइंड ऑफ शॉक उनको लग जाता है। यस, यस, एनी क्वेश्चंस? मैम यस, हम देखते कि वो फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं वो पूरी तरह चेस नहीं करते थे, और सिर्फ मैच के लिए नहीं, फिर बाद में भी वो प्रैक्टिस के लिए वो दौड़ते रहते,
तो उनकी जो हार्ट की जो मीन्स स्ट्रांगनेस है वो 50 ईयर्स के बाद हम हाँ एक नॉर्मल पीपल से ज्यादा होगी क्या? Sorry, मीन्स के sorry. लंग्स ज्यादा Can you repeat your question? जो स्पोर्ट्स नहीं खेलता। Bachcha, can you repeat your question? मैम I actually missed few lines. Yes. लगता है और वो बहुत ज्यादा बच्चे आई कैन नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। आप आपकी क्वेश्चन को रिपीट करोगे या फिर लिख दोगे, आप चैट में भेजोगे, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड बेटर कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। ओके, इफ यू आर राइटिंग देन मैं आपको कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, समथिंग रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी वो जो साउंड मैंने बताया, वो जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन साउंड होता है, उसी पे एक टाइप के प्रेशर, दो टाइप के प्रेशर डेवलप होते हैं। एक प्रेशर डेवलप होगा जब वॉल आपका चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और आगे ढकेलना है। फोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा पुल के टाइम पे ज्यादा होती है, तो पुल के टाइम पे सॉरी पुश के टाइम पे ज्यादा होती है। अगर आप पुश कर रहे हो और फोर्स ज्यादा है तो इट मींस उस टाइप के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जो आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक यानी डायलेशन, डायलेशन यानी फैलना। तो एक्सपेंशन जब होता है यानी कोई भी चेम्बर अगर ब्लड ले रहा होगा तो वो एक्सपैंड करेगा और उस टाइम पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डायस्टोल। और अगर वो चेम्बर दूसरे चेम्बर में पास कर रहा है अपने ब्लड को, उस टाइम पे उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पुल करना है, तो उस चीज को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सो दो टाइप के प्रेशर होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जब भी आपका बीपी देखा जाता है दैट इज सिस्टोल, दो प्रेशर नोट किया जाता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। आप लोगों का होमवर्क, इफ एनीवन नोज देन यू कैन आंसर आल्सो। एवरेज ह्यूमन का सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर क्या है, यानी बीपी क्या होता है, वो मैम आपको पता करना है। 180 और 120 है क्या? 120 and 80 Hg. करेक्ट। सो अभी आपको पता चला एक ज्यादा क्यों है और दूसरा कम क्यों है, वाई इट इज सो, एंड क्यों इनके अगर नंबर में चेंज हो गया तो फिर वो हार्मफुल होता है, अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो क्यों हार्मफुल है, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, सेंसिटिविटी समझ में आ रही है। यस मैम। और अगर कम हुआ तो भी आपको पता चल गया, अगर कम हुआ तो यानी राइट टाइम पे जो ब्लड का फ्लो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है, वो ही नहीं प्रॉपरली हो पा रहा ना, इसीलिए इंसान को कमजोरी हो जाती है। तो यानी ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाता, एनर्जी नहीं आती, तो इसीलिए जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है उनको चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, और जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है यानी उनके हार्ट हार्ट फेलियर इतना हो ज्यादा जाता है। प्रेशर रहता है, सो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों को हार्ट अटैक के। दैट इज द वन ऑफ द रीजन। अभी यहाँ पे सामने सबको कार्डियक साइकिल दिख रहा है everyone? यस मैम। This is the diagrammatic representation. Take 2 minutes of time, जज करो ये डायग्राम को, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया, यू कैन रीड ऑल्सो एंड एक्सप्लेन मी कि आपने ये पूरे के पूरे डायग्राम से क्या समझा, व्हाट इट इज शोइंग बेसिकली। Okay, anyone would like to answer?
मैम मैट है. Yes. So let's take the unit of blood as 1 unit. So every 1 unit of blood comes into right atrium for 0.1 second, and then it goes into the right ventricle for 0.3 second. Okay. And during this time period itself, it goes into the lungs and comes back into the left atrium. And the whole process takes place in 0.4 second. It goes into the left atrium, ventricle, and then is again pumped back. ओके, बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कंप्लीटली आपका कार्डियाक साइकिल है. कार्डियाक साइकिल यानी कि पूरे के पूरे एक हार्ट बीट में, मींस जो एक हार्ट बीट आप सुनते हो, उस हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. अभी 2 से 3 चीजें होंगी. क्या क्या होंगी? पहले तो सारे एट्रिया ब्लड लेंगे, ये एक इवेंट होगा. और एक और चीज मैं बता दूं, मैंने आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप बताए, बट ये सब एक साथ हो रहा है. इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, यानी चलो मैं वापस से डायग्राम के पास लेके जाती हूँ. आपका जो हार्ट है, यानी ये एट्रियम का काम है रिसीव करना बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एट्रियम का काम है रिसीव करना लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये थोड़ा ना वेट करेंगे कि बॉडी से आएगा तभी हम खुलेंगे. ये तो चल रहा है, ब्रीदिंग भी चल रहा है आपका और हार्ट रेट भी चल रहा है, दोनों ही चल रहा है. तो यानी ये भी रिसीव करेगा, ये पर्टिकुलर एट्रियम भी रिसीव करेगा. तो ये एक्सपैंड होके रिसीव करके तुरंत इमीडिएटली कहाँ पुश कर रहे हैं? वेंट्रिकल के टाइम पे. अभी देखो उस साइकिल को वापस से देखो. साइकिल में क्या कह रहे हैं कि 0.1 सेकेंड लग रहा है किसमें? एट्रियम से पुश करके वेंट्रिकल में डालने में. यानी क्या कह रहे हैं? 0.1 सेकेंड में सिस्टोलिक प्रेशर. अभी आपको बताया कि सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करके पुश करना, सामने ट्रांसफर करना, दैट इज योर सिस्टोल. तो 0.1 सेकेंड क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी है साथ में, तो वो टॉप से बॉटम पे छोड़ रहा है. दैट इज द रीजन 0.1 लग रहा है. बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल को उससे ज्यादा टाइम लग रहा है. ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है. अगेन आई एम शोइंग द डायग्राम. सी, यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से आगे पुश करने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना, और टाइम भी ज्यादा लगेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई 0.3 सेकेंड. यस, Can you highlight? Highlight what? Systole? No, ma'am. Where you have just shown the diagram. Okay, wait. I was just doing that only. आपका ये जो वेंट्रिकल है, ये पर्टिकुलर वेंट्रिकल, देखो एट्रियम से डायरेक्टली डाउनवर्ड साइड आ रहा है ब्लड, तो नेचुरली ये टाइम कम लेगा. अब इस वेंट्रिकल से जब अपसाइड पुश करना होगा तब टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी. गेटिंग द फैक्ट कि क्या हो रहा है. तो पुश करने के टाइम पे वैसे ही फोर्स ज्यादा लगता है, प्लस इसको तो एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट भी शो करना है. तो ये इस चक्कर की वजह से इस वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज्यादा टाइम लेता है. ये एक चीज हो गया. देन ओवरऑल जॉइंट डायस्टॉल. डायस्टॉल यानी एक्सपेंशन, किसका? सबका. ओवरऑल सारे चेंबर्स का एक्सपेंशन का टाइम पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ओवरऑल पुश करने में आपको कितना लग रहा है, मींस पुल करने में आपको कितना लग रहा है टाइम, यानी ओपन करके ब्लड कलेक्ट करना है तब कितना टाइम लग रहा है. सो जॉइंट इज 0.4 सेकेंड. तो टोटल एक बीट में एक बीट जो है, यानी पूरा ब्लड चेंबर के अंदर जो पूरा मूवमेंट हो रहा है ना, चारों चेंबर का काम, उनका खुलना और बंद होना, ये पूरा का पूरा काम 0.8 सेकेंड में खत्म हो रहा है. गेटिंग एवरीवन? इसी 0.8 सेकेंड के साइकिल को क्या बोल रहे हैं? कार्डियाक साइकिल, क्योंकि वो आपके हार्ट का साइकिल है, वो आपका हार्ट उसमें अभी काम कर रहा है. लंग या बॉडी क्या कर रही है वो नहीं कह रहे, बस वो हार्ट के 4 चेंबर्स कैसे अपना काम कर रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं उसके बारे में है. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, अब ये इसके साउंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इनके साउंड को कहते क्या है. इट इज समवेयर हियर ओनली. ओके, हार्ट बीट के बारे में 72 ये सबको दिख रहा है, ये तो कॉमन ही है, सबको पता है कि समवेयर अराउंड 72 एवरेज होता है जो पर मिनट आपका हार्ट बीट काउंट है. आप अभी भी चाहो तो ड्यूरिंग क्लास भी खुद को जज कर सकते हो. अब मेरा हार्ट बीट थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग, और मे बी आप में से कोई कंटिन्यूसली रनिंग करते करते क्लास देख रहा है तो उसका हार्ट बीट तो ज्यादा ही होने वाला है. ओके, सो ये आपका ज्यादा रहेगा. अभी देखो, जो लो पिच्ड साउंड होता है, जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक साउंड रहता है, लो पिच्ड, दैट इज लब. और जो हाई पिच्ड साउंड रहता है और शॉर्टर ड्यूरेशन तक रहता है, दैट इज डब.
तो जो आपका हार्ट बीट होता है वो लब डब के फॉर्म में आपको सुनाई देगा। मीन्स ये उनका नाम दिया गया है, सुन के जो वर्ड दिमाग में आया वो वर्ड रखा है, कोई इसमें साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो इस वर्ड के पीछे मत चले जाना कि ये क्यों रखा है। वो क्यों रखा है, क्योंकि सुनाई देता है तो ऐसा लगता है लब डब सुनाई दे रहा है। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक है, जो लंबा साउंड सुनाई देता है दैट इज लब, और जो शॉर्टर साउंड है दैट इज डब। अंडरस्टूड एवरीवन? मेट्रोनोम जैसे चलता है ना? सॉरी, किसकी तरह? मेट्रोनोम जो बीट देता है उसकी तरह चलता है। करेक्ट, आप कह सकते हो, कह सकते हो, राइट। ओके, अब आपका हार्ट बीट डिटेक्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। मीन्स आपका ओवरऑल सॉरी, आपका नॉट हार्ट बीट, योर ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर अगर आप कंप्लीटली डिटेक्ट करोगे दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। अभी वो क्या कर रहा है, आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक यानी विच वन? मैम जो देने के लिए लगता है प्रेशर, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर लगता है दैट इज सिस्टोलिक। एंड डायस्टोलिक यानी डायलेशन के टाइम पे डायामीटर बढ़ जाएगा, दैट इज डायस्टोलिक। सो वो यानी एक्सपेंशन के टाइम पे जो लग रहा है दैट इज डायस्टोलिक। तो वो जो प्रेशर काउंट करते हैं दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। और वो मर्क्यूरी की हाइट के ऊपर mm of Hg, यानी आपका मर्क्यूरी वो कितना हाइट कवर करता है ड्यूरिंग ऑल द प्रेशर, वो साउंड वेव्स की वजह से उसके ऊपर वो उसको रखा गया है फॉर मेजरमेंट। देन आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का मैंने ऑलरेडी एक और फंक्शन बता दिया कि आपका ब्रीदिंग रेट भी जज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ताकि पता चले कि लंग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वीजिंग साउंड अगर आ गया इट मींस इन्फेक्शन है। यस मैम, तो मतलब अभी आपने बताया जिसको कम ब्लड प्रेशर रहता है वो उसे जल्दी चक्कर आता है, तो फिर उसकी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि अंदर कम प्रेशर है, बाहर ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। नहीं, वो नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड है ना बच्चे, बहुत सारे लेयर्स हैं, इतना आसान नहीं है क्रश होना। कैसे क्रश होगा? हम एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी फंक्शन करती है, बट दैट लो ब्लड प्रेशर इज समथिंग एल्स। उसका मीनिंग कुछ और है। उसका मीनिंग ये है हार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके अलावा बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है, बाकी सारे टिश्यूज अपनी जगह सही है, बाकी जो बॉडी का फ्लूइड, पीएच, ये प्रेशर बैलेंस, ये सब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर इतनी सी बात पे बॉडी कोलैप्स हो गई तो। यस निखिल। मैम जैसे हमने पढ़ा कि आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो कुछ ऐसे भी केसेस रहते हैं कि जिनका हार्ट राइट साइड में रहता है, तो कुछ चेंजेस आते हैं क्या प्रोसेस में? बच्चे जो राइट साइड वाला हार्ट है ना, पहली चीज तो ये मूवीज ने हाइप किया है। दूसरा, वेरी रेयर केसेस, हिस्ट्री में शायद एक बार या दो बार कभी किसी ने देखा होगा, दैट टू दोज पीपल आर नॉट इवन लिविंग, वो जिंदा भी नहीं रहे उस चीज को बताने के लिए। सो वेरी माल फंक्शनिंग में लेफ्ट राइट साइड अगर हार्ट हो रहा है, इट्स नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। वो एक सही सिचुएशन नहीं है, यानी आपकी बॉडी का जब ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे कोई ना कोई गड़बड़ हो गई थी। लेफ्ट साइड हार्ट बना ही इस रीजन से है कि आपकी बॉडी से जब ब्लड आता है तो वो जो वेना कावा का के लिए जो स्पेस है ना राइट साइड, वो उसे ज्यादा मिल सके। राइट साइड स्पेस मिलेगा तो ओरिजिनल हार्ट के पोजीशन को थोड़ा सा लेफ्ट की साइड होना पड़ेगा। इट्स नॉट कंप्लीटली इन द लेफ्ट, वो बस स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट है। और वो क्यों? क्योंकि वो थिक वेना कावाज है, उनको वैसे बेंड होना पड़ता है। मतलब इमेजिन करो आपका केबल, आपके टीवी वगैरह में केबल, आपके कंप्यूटर वगैरह में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे कॉर्ड्स होंगे, HDMI कॉर्ड्स, ये कॉर्ड वो कॉर्ड होगा ही होगा। तो वो कॉर्ड कैसा है, अगर उसको बेंड करना है आपको ज्यादा स्पेस चाहिए ना उसको बेंड करवाने के लिए, क्योंकि वो उतना थिक है। सेम चीज आर्टरीज की वजह से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मीन्स जो ब्लड लेकर आते हैं वो थिक वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्चुअली राइट हाई प्रेशर रहता है, प्लस एंटी ग्रेविटी मूवमेंट रहता है। मोस्टली एंटी ग्रेविटेशनल मूवमेंट आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट होगा, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है ना। और प्लस उसके बॉल्स को थिक रखना पड़ेगा, इसीलिए तो प्रेशर ज्यादा रहता है। वो प्रेशर ज्यादा इसलिए भी रखा हुआ है क्योंकि ब्लड नीचे नहीं वापस ना चला जाए, जहां से आया वहां पे ऐसा हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से वो बेंड करने के लिए, कॉर्ड बेंड होने के लिए उतना स्पेस होता है, तो हमारा हार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाता है। दैट इज द अरेंजमेंट। यस
मैम मोटर के अंदर जो पाइप्स लगी रहती है, मींस मैं जस्ट बता देता हूँ, तो मैम वैसा ही वो पेट्रोल की पाइप्स के बारे में आप बात कर रहे हो? नहीं मैम मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसे अंदर ही जो है वो ऐसे ऐसे अपोजिट ऐसे टिप्स लगे रहते हैं, तो क्या इसमें भी लगे रहेंगे क्या हार्ट की, मतलब जो ये रहेंगे हमारे क्या बोलते हैं, जो मतलब हार्ट है जो लेके आ रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ, तो उसके भी टिप्स लगे हुए हैं कैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में, कि मतलब वॉल्व्स? ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्व्स। नहीं मैम वॉल नहीं, मतलब वो ट्यूब के अंदर जैसे बना आई दिया। नो, आई गेट इट। ऑपोजिट फ्लो को, बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स लगे रहते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो पाए, राइट? काइंड ऑफ इस टाइप का अरेंजमेंट, ये जो छोटा अरेंजमेंट आप देख रहे हो, पल्मोनिक वॉल्व, यस मैम, जो हाँ ऐसा होता है। ऐसे जो भी आर्टरीज होते हैं ना, मोस्टली जो थिक जिनके वॉल है या जो एंटी ग्रेविटेशनल पुल रख रहे हैं, उनमें होता है। हमारे ब्लड वेसल्स में भी ऐसी चीज होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो मैम क्या रेशियो रहता है उसका, कि मतलब कितना बैक जाएगा अगर एंटी ग्रेविटी में भी रहता है, उसका क्या रेशियो सब कुछ रहता वापस चला जाएगा, पूरा फ्लो चला जाएगा। अगर हार्ट बीट नहीं कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो है, और क्या बोलते हैं कि ये वॉल्व्स भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी बचा कुचा ब्लड है जो आ रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, वो भी नहीं होगा। मैम मैं रेशियो पूछ रहा था, मतलब उसका कि मतलब अगर 1 लीटर ब्लड ऊपर गया तो फिर वो कितने लीटर थोड़ा नीचे आएगा उसका प्लस माइनस, वो जस्ट पूछ रहा था। ओके, अगर आप 1 लीटर की बात कर रहे हो, सो इट कैन बी मोर देन 50%। फिर तो आपके 500 ml से ज्यादा फिर वो वापस चला जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा उसका, विच इज नॉट गुड। 50% अगर कोई भी चीज पहुंचती है, मतलब सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा है। ओके क्योंकि हमारा एक ड्रॉप ब्लड का इतना इंपॉर्टेंट है, यू आर टॉकिंग इन लीटर्स, तो हमारे पूरे बॉडी में ही एवरेज 5 लीटर ब्लड है। अब 5 लीटर में 1 लीटर आ ही नहीं रहा है, तो आप बोलो हम कैसे कोप अप करेंगे? फिर तो कोलैप्स हो जाओगे आप। गेटिंग इट? हमारी बॉडी सी एनर्जी का जब आपको रेस्पिरेशन अभी पता चला है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो इंटेंस रिएक्शन था, एरोबिक रिएक्शन 38 एटीपी वाला, वो कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में हो रहा है राइट नाउ ऑल्सो। मीन्स ऑल द टाइम, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपका मीन्स, वो भी कंप्लीट रेस्ट में भी सारी बॉडी पार्ट्स रेस्ट नहीं करते हैं, तो मीन्स ये कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। तो वो कंटिन्यूअस रिएक्शन के लिए इमेजिन आपको कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो एक ड्रॉप भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हमारी बॉडी अफेक्ट हो जाती है। गेटिंग? सो इसीलिए ये रीजन है कि इतना स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है और इनमें कोई एरर नहीं होता। जब एरर हो गया मीन्स दैट इज योर डिसऑर्डर, मैम उसमें कितने का तुरंत प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट की माइनस, जरूरत होती है। यस? मैम कितने का प्लस माइनस चलता है इसमें, कितना 19-20 चलता है इसमें? ब्लड लॉस हाँ कितना मतलब? अगर आपने 500 ml तक लूज किया है, देन इट वोंट अफेक्ट यू टोटल ब्लड में से, क्योंकि लोग डोनेट भी करते हैं। जैसे आई हैव डोनेटेड, सो आई हैव डोनेटेड समवेयर अराउंड 300 ml, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट 500 ml से ज्यादा अगर हो गया, 500 ml मोस्टली मेल, बहुत ही सुपर हेल्दी मेल जो होते हैं उनसे ही ब्लड लिया जाता है, अदरवाइज फीमेल से तो नहीं लिया जाता है। 250 से 300 बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। फिर हमें जिसने ब्लड दिया उसको फिर खून की जरूरत पड़ जाएगी वापस, ऐसा हो जाएगा। तो उतना चल जाएगा, वो एक हेल्दी लॉस है, आप सरवाइव कर सकते हो। एक दिन अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, आप हो जाओगे ठीक। बट अगर वो ब्लड लॉस उससे ज्यादा हो गया, प्लस ट्रॉमा, शॉक, आपकी बॉडी भी शॉक्ड है, मैं तो हेल्दी वे में ब्लड दे रही थी, बट अगर मुझे चोट लगी और इतना लॉस हो गया, तो विद द उसकी वजह से जो ब्रेन में जो इफेक्ट होता है, बिकॉज सीइंग दैट आपको एक मेडिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, योर बॉडी इज नॉट गुड, इन नॉट गुड पोजिशन, उसकी शॉक की वजह से ज्यादा अफेक्ट होता है। सो दोनों कंडीशन में फर्क है। तो 500 ml ओके, यू कैन बेयर, आप जिंदा रह सकते हो, आप सर्वाइव कर लोगे। उससे ज्यादा हो गया तो उसको हैवी ब्लड लॉस बोलते हैं। 5 लीटर ही होता है, इमेजिन करो 5 लीटर कुछ नहीं है। 5 लीटर तो मतलब आपके घर में 4-5 बॉटल ले लो साथ में, आपकी आधी बाल्टी भी नहीं भरेगी। 10 लीटर की एक नॉर्मल बाल्टी होती है, उसकी आधी बाल्टी, बस उतना ही खून रहता है किसी के शरीर में। वो भी सब में नहीं होता, फीमेल्स में थोड़ा कम ही रहता है। ओके, सो उतने में अगर उतना लॉस हो गया, 1 लीटर तक अगर आप लूज कर रहे हो, इट मीन्स इट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन, नॉट गुड। यस निखिल? मैम फीमेल्स में कम क्यों रहता है? पहले तो फीमेल का फिजिक जो एवरेज, ये काउंटिंग जो है ये एवरेज है। कोई ऐसा अगर मेल की हाइट कम है और किसी फीमेल की हाइट ज्यादा है, तो इट्स ऑब्वियस कि उस फीमेल में ज्यादा ब्लड रहेगा।
तो एक एवरेज देखा गया है फीमेल का बिल्ड, उनका बॉडी बिल्ड जो होता है, उनका हाइट, उनका साइज जो होता है मेल के कंपैरिजन में कम रहता है या छोटी हाइट की होती है। यही रीजन है कि फीमेल का ऑन एन एवरेज कम रहता है और मेल का ज्यादा रहता है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द HB ऑल्सो। तो HB काउंट भी कम हो जाएगा फीमेल में एंड मेल में थोड़ा ज्यादा रहेगा। लाइक फीमेल में एवरेज इज 12, मेल में एवरेज इज 13। दैट इज द डिफरेंस। बट again I said exception, like I have HB of 14, मेरा HB 14 है, so this is one exception. It's not something ये abnormal नहीं है, होता है। some people are healthy so they eat good, तो उनमें अच्छा blood HB count भी होता है। this is one of the thing. so it completely एक average calculation है। हो सकता है अभी current time में फीमेल एंड मेल दोनों की फिजिक, बॉडी, उनका बिल्ड वगैरह बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो कंट्री टू कंट्री भी एवरेज वेरी कर जाता है, ऐसा भी है। रशिया में मैम है ना ऐसा? रशिया में हाँ, रशिया का ओवरऑल वहाँ के मेल वहाँ फीमेल ठंडी बिल्ड बहुत अच्छा है। मैम, वो ठंडी बहुत ज्यादा रहती तो इसलिए मतलब वो चमड़ी भी प्लस उन लोगों का फिजिक बच्चे वो भी बहुत अच्छा है, उनकी एवरेज हाइट ही बहुत ज्यादा है, तो उतना मास भी, बॉडी मास भी है, तो उतने सेल्स भी हैं, तो काउंट भी ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा। बस कॉमन सेंस यही है और कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं है। ओके, चलो, सो दिस इज अबाउट योर Excuse me, हार्ट। यस, मैम ब्लड डोनेशन के टाइम एक ही बार में पूरा ब्लड लेते हैं या एक एक करके मतलब वीकली बुला के लेते हैं? एक बार में आप 6 मंथ्स में एक बार दे सकते हो, समवेयर अराउंड 250 ml टू 300 ml। वो आपकी बॉडी हाइट, आपका हेल्थ, वेट, सब कुछ देखते हुए दे विल टेक समवेयर अराउंड 250 टू 300, नॉट मोर देन दैट। मैम। और देन उसके बाद उतना देने के बाद आप 6 महीने के बाद एलिजिबल हो रहे हो, तुरंत नहीं, फिर से नहीं दे सकते। मतलब उतना ब्लड आपको रिकवर भी तो करना है जो लॉस हुआ है, ऐसा है। यस मैम, इसके अंदर ये जो अभी पेस मेकर है जो रहता है छोटा सा, तो मैम इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट रहती है, लेकिन अगर पेस मेकर का ऑल्टरनेटिव भी रहता है, मतलब जैसे इंजन के अंदर रहता है वो पंपर पिस्टन, वो लगा दिया हार्ट के अंदर, तो वो चलेगा क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। रीजन क्या है, आपके हार्ट में आप नॉन लिविंग सब्सटेंस डाल रहे हो, पहले तो वैसी बॉडी रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि वो जो पेस मेकर, जो आप आर्टिफिशियल सर्जिकल पेस मेकर्स की बात कर रहे हो, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। वो सिलिकॉन से बने होते हैं क्योंकि ऐसा सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है जो बॉडी में जाके रिएक्ट ना करे और टॉक्सिसिटी ना क्रिएट करे, एंड दैट टू वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव थिंग दैट इज हार्ट। तो सिलिकॉन के पिस्टन भी आते हैं ना मैम, मतलब उसके पिस्टन प्लग आते हैं उसके, राइट राइट राइट। तो वो जो सारी चीजें हैं दैट इज डेवलप्ड बाय सिलिकॉन, वो उसी का आपको बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट होता है, वो इम्बेड करते हैं आपकी बॉडी में। तो वो जो आयरन मैन वाला उतना बड़ा है ना, वो नहीं डाल सकते आप, वो नहीं कर सकते। मैम मतलब वैसा वो वाला तो नहीं पूछा, मतलब ये जो मतलब बहुत उसी का रेप्लिकेट मॉड्यूल अगर डाल सकते हो उसी के जैसा, उसी के टाइप। मे बी वैसा ही, क्योंकि जो रियल पेस मेकर होता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही कुछ होता है, बट अभी तक वैसा मॉडल तो है नहीं। हो सकता है डेवलप हो रहा, वी नेवर नो, कुछ भी डेवलप हो सकता है आजकल। दैट इज द पॉइंट। ओके, द साउंड आई वाज टॉकिंग अबाउट लब डब। तो जो फर्स्ट साउंड आप सुनते हो दैट इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, दैट इज लब। और डब जो होता है वो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का जो साउंड होता है। सो लब जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको सुनाई देगा और डब जो है वो स्मॉल ड्यूरेशन या शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगा। दिस इज अबाउट योर ओवरऑल हार्ट, उसका वर्किंग, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं क्या नहीं। अगर आप ये पूरा फिर से रीड करोगे तो इसमें वही बातें लिखी हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई। एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। ओके, लास्ट पार्ट हमारा रह गया है रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें काफी कुछ है जो आपको एक्सप्लेन करना है। अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि वो एग्जैक्टली क्या क्या है और कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। आई एम गोइंग टू यूज सम डायग्राम जिसके थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। सबको डायग्राम दिख रहा है? यस मैम, किडनी। ओके, राइट। सो बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ओवरऑल आपके रेस्पिरेशन हुआ, पहले सबसे पहले डाइजेशन हुआ, हमने वो देख लिया। फिर रेस्पायर हुआ यानी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसमें साथ में सर्कुलेशन हेल्प कर रहा है, यानी जो खाया है और जो सांस लिया है ऑक्सीजन, उसको हर जगह पहुंचाना है। दैट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन सब में एक बाय प्रोडक्ट भी तो प्रोड्यूस होता है, यानी वेस्ट मटेरियल भी उतना प्रोड्यूस होता है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने की जरूरत है।
लिक्विफाइड वेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं उस टाइप के वेस्ट की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो फूड जो होता है एज अ वेस्ट निकल जा रहा है, बट व्हाट अबाउट अदर वेस्ट? तो फर्स्ट जो आपको एक बात बतानी है, जो सबसे पहला वेस्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज बाय द लिवर। ये मिसकंसेप्शन रहता है कि किडनी ही करता है फिल्टर। सबसे पहला जो फिल्टरेशन का काम करते हैं आपकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म, दैट इज बाय लिवर। तो आपका जो लिवर है वो मेजर वेस्ट प्रोड्यूस करता है सबसे पहले, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया के फॉर्म में है एंड वो वेस्ट बोलता है, खून को दे देता है वापस से, मींस वेन्स में चले जाते हैं और बोलते हैं चलो ये ले लो अब तुम्हारे काम की चीज, अब इसे ले जाओ और बाहर फेंक देना। कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, उसी के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। यस मैम, ये जो यूरिया जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और जो फार्म्स के अंदर जो यूरिया रहता है, दोनों एक ही रहता है या अलग रहते हैं? नहीं, काइंड ऑफ सेम रहते हैं, दोनों का नाम और मीनिंग, केमिकल, एवरीथिंग इज सेम। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, आपने नोटिस किया होगा, वो जो यूरिया होता है दैट इज व्हाट, फर्टिलाइजर, प्लांट का न्यूट्रिएंट। और प्लांट के न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल चीज क्या होता है, इधर एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट। आप जो भी डेड एंड डीकेइंग पार्ट रहते हैं वो सारे के सारे प्लांट के मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये तो सुना ही होगा सबने, घर का खाने का वेस्ट हुआ या फिर एनिमल वेस्ट या फिर गोबर गैस या फिर ये सारी चीजें, तो वो आप यूज कर सकते हो फॉर मैन्योर। सो दैट इज यूरिया, एक्चुअली वेस्ट में यूरिया ही रहता है। यस फिर हर एक तरह का जो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो प्लांट के लिए यूजफुल रहेगा, ऐसा? करेक्ट। तो वही तो हमारा ओवरऑल लाइफ साइकिल है। तो जो रिसाइकलिंग पार्ट होता है वो इसीलिए तो है, हर चीज कनेक्टेड है। तो जो हमारा वेस्ट पार्ट है उनके लिए यूजफुल है, और जो उनके लिए यूजफुल नहीं है वो हमारे लिए है, लाइक फ्रूट। सो फ्रूट क्या हुआ, उनका एंड प्रोडक्ट हो जाता है कि अब वो नेक्स्ट जनरेशन होती है फ्रूट की। प्लांट की खुद की लाइफ साइकिल चल रही है, इसीलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट। सो वो उनके लिए अब यूजफुल नहीं रहता है, उनको तो स्प्रेड करना है, उसके सीड्स अब फैलेंगे, आप खाओगे, सीड फेंकोगे तो नया प्लांट बन जाएगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। चलो वो तो हो गया, वो फिलोसफिकल और दूसरी बातें हो गई। नेक्स्ट ये जो पार्ट है एक्सक्रीशन, तो वो जो यूरिया ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस यूरिया को फिल्टर करना। किडनी, अभी देखो कॉन्सेप्ट क्या है, दिमाग में ये रहता है किडनी फिल्टर करता है, नो डाउट, बट क्या फिल्टर करता है वो इंपॉर्टेंट है। किडनी मेजर फिल्टर करता है आपका ब्लड में डिसॉल्व यूरिया, जो वेस्ट एक्चुअली लिवर ने निकाला है थ्रू ऑल द बायोलॉजिकल एक्शंस और मेटाबॉलिज्म। ये डिफरेंस है। तभी आप सोचो कि आपने जो खाया है वो वेस्ट तो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल रहे हैं। सो व्हाट बेसिकली किडनी इज डूइंग, सो किडनी आपके फ्लूइड फॉर्म में या डिसॉल्व फॉर्म में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाते, उनको सेपरेट करता है। पहला फंक्शन तो ये मिसकंसेप्शन। दूसरा, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में, अमोनिया या फिर कुछ आयंस, हार्मफुल आयंस, इन सबको, या मिनरल्स जो होते हैं या मेटल्स जो होते हैं उनको बॉडी से निकालता है। सो अमोनिया इज नथिंग, यूरिया का एक फॉर्म। ओके, सो ये हो गए आपकी कुछ चीजें विच इज रिलेटेड टू फिल्टरेशन। अब ये डायग्राम एक बार बता देती हूँ। यस शुभम। मैम, अभी आपने जब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि जो मतलब जब पूरा ब्लड सर्कुलेट हो जाता है बॉडी में तब वो हार्ट के पास आता है। तो फिर अभी ब्लड के अंदर यूरिया भी रहेगा, तो यूरिया भी हार्ट के पास जाएगा, तो हार्ट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा वो। जरूरत से ज्यादा रहा तब टॉक्सिसिटी होता है। कंटिन्यूअसली किडनी क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वो जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता अगर डेली एक्सक्रीशन हो रहा है। अगर बॉडी से बार बार एक्सक्रीशन हो रहा है तो आपका ऑलरेडी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बाहर निकल रहा है। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब किडनी फेलियर हो जाता है, देन द यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इज टॉक्सिक, राइट। हार्ट में जमा हो, इसीलिए हार्ट में जमा नहीं होगी, आपकी बॉडी के ब्लड के फॉर्म में ही रहेगा वो, आपकी बॉडी के ब्लड में हर जगह रहेगा। तो वो टिश्यूज जो है, हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, हार्ट है, वट एवर सब्सटेंस, वो उनके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा ना। इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो दिस वे इट विल अफेक्ट। यस मैम, गॉट इट। ओके, यस भाव्या। मैम, जैसे अभी किडनीज ने ब्लड को ये कर दिया, प्योरीफाई कर दिया, पर बाकी बॉडी में तो अनप्योरीफाइड ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये ब्लड तो जाके उसमें मिक्स होके वापस से अनप्योरीफाई हो जाएगा ना तुरंत? इसीलिए तो सर्कुलेशन हो रहा है ना। सर्कुलेशन क्यों हो रहा है,
जो चीज स्टार्ट हुई है वो मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना है। इसीलिए हमारे ओवरऑल सर्कुलेशन में कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन द सेंस दो पैरेलल सर्कुलेशन चल रहे होते हैं फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनकी मिक्सिंग नहीं होती है आपस में, ठीक है। उनको वो एक अलग, एक पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड है, वो वेस्ट एक कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड, यानी वेन्स जो है वो कैरी कर रहे हैं और एक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, यानी यूरिया के फॉर्म में अगर सपोज लिवर ब्लड में डाल भी रहा है, तो लिवर को फिर से एक फ्रेश ब्लड मिल रहा है, एंड वो जो ब्लड है फ्रॉम लिवर, तो वो उसका अगर डीऑक्सीजनेटेड आपके वेन्स में है, तो एट द एंड उस वेन को कहाँ से बाईपास होके जाना है? फ्रॉम किडनी। गेटिंग? इस तरीके से हमारी बॉडी में सारी चीजें कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज वेरी स्मार्ट वर्क, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स। तो वो जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड में तो होता भी नहीं है यूरिया, होता तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड में ही है। तो वो जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट भी रहता है, वो भी टाइम टू टाइम किडनी उसे फिल्टर कर रहा है। नो डाउट आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से इंटरैक्ट करते होंगे, बट एक चीज देखो, वेन्स जो होता है वो लेने का काम कर रहा है। वेन्स का कोई भी चीज वापस जा नहीं रहा है उसके पास, जो जा रहा है वो फिल्टरेट प्लस ऑक्सीजनेट होके ही जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट कि क्या हो रहा है? तो आप क्या कर रहे हो, मीन्स काइंड ऑफ आप समझ लो एक वैक्यूम क्लीनर जो कि सरफेस पे पड़े गंदगी को क्या कर रहा है? सक कर रहा है। तो वापस वो वैक्यूम क्लीनर से वापस वो गंदगी बाहर उस जगह पे नहीं जा रही है। तो इस तरीके से इंटरैक्शन वेन्स और आर्टरीज का रहता है। तो वो जो पर्टिकुलर टिश्यू है, दे आर नॉट एनकाउंटरिंग द यूरिया अगेन। वो फ्लो जो हो रहा है, वो वेसल्स जो फ्लो कर रहा है, अगेन वो वेन्स जो है वो किडनी के थ्रू भी बाईपास हो रही है। और किडनी के थ्रू बाईपास हो रही है, इट मीन्स कि पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल वहां से कलेक्ट करके फिल्टर करवा के फिर से वापस भेजा जा रहा है टू द बॉडी। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम एक प्रॉपर डिजाइन किया गया है इन अ वे कि आपकी बॉडी अगर सर्कुलेट भी कर, मीन्स आपके ब्लड जो अगर सर्कुलेट कर रहा है, तो इस तरीके से करे कि वो फिल्टर होके फिर करे। इसीलिए आपका पूरा मेन फिल्टर सिस्टम। मैम, यस, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि हर कार्डियक साइकिल में एक बार मतलब हर कार्डियक साइकिल के बाद ब्लड जाता है किडनी में। करेक्ट। अब मीन्स कार्डियक साइकिल, ओके, दैट वे, करेक्ट, आप बोल सकते हो। यस, संचिता। Ma'am, is a vomit also a byproduct of our body? वॉमिट? Yes, ma'am. Okay. Vomit is actually वो rejected product of the body. It's not the byproduct of the body. Actually क्या होता है, when your digestive system, दो चीजें होती हैं vomiting के लिए, probably your mind, आपकी psychology, या फिर uneasiness in your stomach. Stomach is not accepting something, and या फिर दोनों एक साथ अगर हो रहा हो, आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है and your stomach is also upset. तो वो कब होता है? जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है ना हमारा इसोफेगस, यानी वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके खाने को कहाँ लेके आते हैं? फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक। तो स्टमक अगर उसे रिजेक्ट कर दे, और एक और चीज बताइए, आपके जहां भी ओपनिंग होगी आपकी बॉडी में, वहां पे स्फिंक्टर मसल जरूर रहता है। स्फिंक्टर मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए जो मसल यूज करते हैं, वो मसल आपके इसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे भी प्रेजेंट रहता है। तो वो स्फिंक्टर मसल क्या करता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो जाने ही नहीं देगा स्टमक में। तो क्या करेगा, अचानक से आपका जो स्टमक होगा वो फूड रिजेक्ट करने लगेगा और रिवर्स मोशन कर देता है। सो दैट इज द वोमिटिंग, दैट इज द रिजेक्शन ऑफ द बॉडी, कि नॉट एक्सेप्टिंग द फूड, और साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम, या फिर स्टमक अपसेट है, नॉट वेल, यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो उनका रिजल्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ओके, सो ये हमारा टिपिकल डायग्राम ऑफ द किडनी। अभी किडनी में क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज, आपके दो बीन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज किडनी। देन उस किडनी से एक ब्लेडर की तरफ कनेक्टिविटी, क्योंकि फिल्टरेशन एट द एंड यहाँ पे ही होता है। तो फिल्टर करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वापस से ब्लड वेसल में दे दी जाती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को आगे ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज यूरेटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज द यूरिन। और वो जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर में, टेम्पररीली वो स्टोर करके रखेगा। जब वो फिल्ड हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर इट विल ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट
तो ये आपका टिपिकल सिस्टम है ओवरऑल कि एग्जैक्टली क्या क्या है, एंड इनमें भी वेना कावा एंड एओर्टा का कनेक्शन है, जिनका मीनिंग ही यही है कि वेना कावा में सारा वेस्ट मटेरियल जाएगा एंड एब्जॉर्ब करके फ्रेश ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ एओर्टा वो वापस से दूसरे बॉडी पार्ट्स में या फिर टुवर्ड्स हार्ट उसे भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, यस मैम जो ये यूरेटर है मतलब इसके अंदर कोई सेल वेल नहीं रहेंगे ना, मतलब रहेंगे लेकिन मतलब कुछ फंक्शन नहीं रहेगा ना उनको, क्योंकि सब उनको सिर्फ मतलब ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशन से वो नीचे आ रहा है, मतलब ब्लड जो है आई मीन हाँ, बट एक चीज है बच्चे, जब ये डायग्राम दिखाते हैं ना, ऐसा हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते ऑर्गन, दे आर वेरी कंप्रेस्ड फॉर्म। टोटल आपका, अगर मैं यूरेटर इन जनरल बोल दूं कि एग्जैक्टली यूरेटर का साइज क्या है, तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट, राइट? मतलब तो उतना स्पेस अगर आपका यूरेटर ले लेगा तो फिर आप बाकी सारी चीजें कैसे करोगे? बाकी सारी चीजें आपकी बॉडी में जो फिट कैसे होंगी सिस्टम्स, उतनी तो ये भी नहीं होते, स्पेस भी नहीं होता। तो ये आपको एक डायग्राम बताया फॉर योर रेफरेंस, हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड। ये यूरेटर हो सकता है कॉइल्ड फॉर्म में भी हो, ये स्क्वीज्ड हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड हो, इसको बहुत ही छोटी स्पेस में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वैसे उसको फिट किया गया हो स्मॉल स्पेस में। तो देर आर मल्टीपल रीजंस कि यूरेटर को उस तरीके से रखा जाता है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इस तरीके से अलाइंड है, और सेल्स तो हैं प्लस, हाँ मेजर फंक्शनल सेल्स नहीं है, उनका काम बस पास ऑन करना है, जो भी फ्लूइड मटेरियल है या यूरिन है उसे पास ऑन करना है टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज द ओनली फंक्शन, उसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो ये नेक्स्ट डायग्राम जो मुझे आपको बताना था, दैट इज द एलएस ऑफ किडनी, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसको अगर आप कट करोगे तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। अभी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है मेड्यूलरी पिरामिड, क्योंकि मेड्यूला अपने ब्रेन में भी पड़ा है। तो यहाँ पे रीनल मेड्यूलरी रीजन होते हैं। मेड्यूलरी रीजन मीन्स ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लाइक पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स की तरह, दीज आर मेड्यूलरी रीजन। ये 8 to 18 के बीच में वैरी करता है इन पीपल। एंड दिस कैलिक्स, ये जो इनके बीच का पोर्शन है, इस ये जो कर्व्ड पोर्शन होता है छोटा वाला, इसको बोलते हैं कैलिक्स रीजन, ठीक है। एंड देन ये जो पार्ट है, जो जंक्शन है, जो किडनी से यूरिन यूरेटर में जाता है, इस जंक्शन को बोलेंगे पेल्विस। ये आपका हो गया। दूसरी चीज, एक और दो इंपॉर्टेंट चीज है। कैप्सूल, आपको पता है बाहर की कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं, और कैप्सूल के जस्ट अंदर इस मेड्यूला के अलावा जो बाकी सेल्स होंगे, दैट इज द कॉर्टेक्स। ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किडनी में, कि क्या क्या चीजें उनमें प्रेजेंट है। तो मेड्यूला, मेड्यूलरी पिरामिड, कैलिक्स, आपका पेल्विस, कॉर्टेक्स एंड कैप्सूल, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये इसका एलएस है। कभी कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मेड्यूलरी पिरामिड और कैलिक्स से ही पूछते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो कॉमन है, वो आप समझ जाओगे। यही दो हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बना के पूछ देंगे, वो होगा किडनी का क्वेश्चन बट आपको लगेगा वो ब्रेन का क्वेश्चन है। इस तरीके से भी कभी कभी दिया जाता है। मीन्स दे विल से मेड्यूलरी पिरामिड का फंक्शन। अब मेड्यूलरी पिरामिड, या फिर पूछेंगे मेड्यूलरी पिरामिड कहाँ प्रेजेंट है। आप जल्दबाजी में रहोगे, आप देखोगे मेड्यूला तो आपको लगेगा ब्रेन, और आप हाइंड ब्रेन टिक करके आ जाओगे और वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, बट प्रेजेंट इन किडनी एक्चुअली, ये एक चीज। ओके, अंडरस्टूड, गेटिंग द पॉइंट? यस मैम, इसके अंदर मतलब तभी फिर किडनी स्टोन होता है ना, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स स्टोन, मतलब आई मीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और फिर वेस्ट कहीं इधर उधर अटक जाएगा, फिर वहीं पे एक्यूमुलेट होते रहेगा, फिर इसीलिए वो डिपेंड कॉमन करता हो है, गया ना। हाँ, दैट पर्सन की डाइट पे डिपेंड करता है, व्हाट दे आर ईटिंग ऑल्सो। अब किडनी स्टोन क्यों होता है, वही रीजन आपको बताती हूँ। ये जो पूरा का पूरा किडनी है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज योर नीफ्रॉन। सो दिस इज द नीफ्रॉन विच इट लुक्स लाइक। ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर है, इस पूरे किडनी के अंदर है। अब ये जो नीफ्रॉन है, इसमें ये जो पूरा का पूरा डक्ट है, अभी होगा कैसे आपका ओवरऑल, मींस एंट्री, आपके ब्लड की एंट्री, उसका फिल्टरेशन, उसका मूवमेंट, एंड देन साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन। ये कैपिलरीज, जहां भी फ्यूजन होता है, यानी आर्टरीज और वेन्स का फ्यूजन होगा, उस जगह को हम कैपिलरीज बोलेंगे। और वो तभी होता है जब चीजें एक्सचेंज होनी हो, या कोई चीज लेके दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो। ये तभी ऐसी सिचुएशन में, ये लंग्स में हुआ था, एक ये यहाँ किडनी में होता है।
ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। नीफ्रॉन में डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, बट क्योंकि अब हमारी लंबी छुट्टी होने वाली है और उसके बाद आपका तुरंत आई गेस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। तो अभी क्या क्या करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने आपको बेसिक उसका फंक्शन बताया। आप क्या करो, जस्ट ट्राई टू रीड द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, मेन पार्ट तो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ो, डिफिकल्ट होगा तो डेफिनेटली मैं आपका रिवीजन सेशन लेने वाली हूँ और आफ्टर एग्जाम जो क्लासेस, आफ्टर हॉलीडे जो क्लासेस होंगी उसमें हम ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज तो ये चीज। दूसरा, असाइनमेंट क्या क्या है, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग नोट्स प्रॉपरली, सब लोग बना रहे हैं, यस मैम। नोटबुक Yes, मेंटेन की है सबने? यस मैम। ओके तो आपको लाइफ प्रोसेसेस के आई थिंक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। कौन कौन से, एक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा लाइफ प्रोसेस। ये 2 चैप्टर के आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद नोट्स ये करने हैं हॉलीडे में। दैट इज योर होमवर्क, दैट इज द ओनली होमवर्क। फिर लास्ट चैप्टर हमारा रह जाएगा अबाउट रिप्रोडक्शन। द प्रॉब्लम इज आपको 3 ही चैप्टर है बायो के, बट वो तीनों बहुत ही लॉन्ग चैप्टर्स हैं, तो आपको उतना एक्सप्लेन करना, सारे सिस्टम्स बताने में उतना टाइम लगेगा। एंड हमें क्या मिलता है, वीक में एक घंटे का टाइम मिलता है। सो आपको ही पता है कि 1 घंटे से तो कुछ नहीं होता, उतना तो क्वेश्चन पूछने में टाइम चला जाता है 1 घंटा। सो आपको पढ़ाते पढ़ाते उतना टाइम भी लगना पड़ेगा। आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम आई थिंक लिंक आ गया है आप लोगों को। सो यू ऑल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास, आई वोंट टेक मच लॉन्गर। बाकी एंजॉय योर हॉलीडे, ठीक है? बहुत अच्छे से सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। यस मैम। वी विल मीट आफ्टर हॉलीडे। तब तक आपको मैडम कितने दिन हॉलीडे छुट्टी है? आई थिंक बच्चे आपको नेक्स्ट संडे तक 6 तारीख तक आई थिंक आपको छुट्टी है, 5 या 6 तक। थर्सडे को दिवाली है 4। ओके तो 6 तारीख तक आपको छुट्टी होगी, बाकी मंडे से फिर से स्केड्यूल शुरू हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे, यानी आई थिंक 8 तारीख के बाद जैसे मंडे जो स्टार्ट होगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा फिर से मैं आपको आपकी क्लास ले सकूं। मैम तो हम ये सब सारी चीजें फिनिश कर लेंगे। यस मैम, ये जो अभी मतलब हमारा डेट कब आएगा इसमें? मतलब नवंबर के कितने पे है? नवंबर 15-16 पे है क्या? आपके एग्जाम्स यस। अभी तक बच्चे मुझे भी नहीं बताया गया, होता तो मुझे पता चल जाता तो मैं आपको बता देती। मुझे अभी इन्फॉर्म नहीं है, शायद दे आर स्टिल प्लानिंग। अभी स्टिल मैनेजमेंट अभी प्लान कर रहा है, प्लस मुंबई से वो डेट्स आनी बाकी हैं, तो मे बी दिवाली के बाद अनाउंस किया जाएगा। बट डोंट वरी, आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है और अब हमारा बस एक ही चैप्टर बचा है, मतलब फुल चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन, जो कि इतना लेंदी नहीं है, उसे हम आराम से 2 to 3 क्लासेस में कर सकते हैं। सो विल टेक 1 एक्स्ट्रा सेशन। और दूसरी चीज ये है, अच्छी चीज, 7th 8th और 9th का सेशन सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, सिर्फ आप लोगों का ही चैप्टर बचा हुआ है। तो बस शांति से 1 या 2 दिन आप लोग एक्स्ट्रा आ जाओगे, उनकी जगह पे मैं आपको भी पढ़ा सकती हूँ एंड हमारा सेशन खत्म हो जाएगा फिर। ओके, इट वोंट टेक दैट मच लॉन्ग। ओके चलो, लेट्स नॉट वेस्ट मच मोर टाइम। बाय एवरीवन, टेक गुड केयर, लेट्स हैप्पी मीट दिवाली आफ्टर मैम। दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। थैंक यू बाय मैम। एवरीवन, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। bye ma'am, thank Okay, you ma'am, please happy enjoy Diwali your ma'am. holiday. Yes, bye everyone, take care. Happy Diwali, ma'am.